नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण विषय, और इसमें काफी शोध परक, काफी मेहनत से मैंने बनाया है। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे को विभिन्न परीक्षाओं में, विशेष करके बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षा हैं उसमें पूछे जाते हैं। और वह है चिल्ड्रेन एंड वाइफ्स ऑफ ऑल गुप्ता किंग्स एंड डायनेस्टी। मैंने मौर्य काल के जितने भी राजा थे, किंग थे, वह सभी के बारे में भी मैंने डाला है। ठीक उसी तरह से मैंने यह महसूस किया, और बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि सर इस तरह का एक और वीडियो बनाइए जिसमें सभी गुप्त राजा के बच्चे और पत्नियां के बारे में एक शोध परक लिस्ट हो, और सही हो, प्रमाणिक हो। तो प्रामाणिकता के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। काफ़ी आद्योपांत पढ़ करके 40 पुस्तकों को मैंने आद्योपांत पढ़ा है, और उससे मैंने निकाल करके यह दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो गुप्त काल का जो समय है, वह बहुत ही हमारी सांस्कृतिक रूप से हम लोग काफ़ी आगे थे, विशेष करके पूरे भारतवर्ष, जिसमें उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अन्य भी जो क्षेत्र थे, नेपाल भी कह सकते हैं। तो वह जो है, यह क्षेत्र जो हमारा था, वह आपको स्वर्ण युग कहा जाता था। तो स्वर्ण युग के राजा और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिर स्वर्ण काल बनाने वाले कौन लोग थे? वह राजा रहे होंगे, उनकी पत्नियां रही होगी, उनके बच्चे रहे होंगे, और उनके जो विचार है, उसी विचार से इतने पूरे जितने भी इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में यही काल क्यों कहलाया स्वर्ण काल? तो स्वाभाविक है, एक आदमी के कहने से नहीं हो जाएगा, एक राजा चाहेंगे केवल करना तो नहीं हो सकता। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक भी है, विचारो ही मनुष्याणाम। मनुष्य के विचार ही सबसे बड़ी चीज है, और उसी बड़ी चीजों के कारण वह आगे बढ़ता है, और वह स्वर्ण काल कहलाता है। तो स्वर्ण काल की चर्चा अगर हम करेंगे, तो स्वर्ण काल का मतलब है आर्थिक रूप से तो हम अच्छे हैं ही, समृद्धि उस समय थी ही। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आर्थिक से भी ऊपर की चीज है, सांस्कृतिक है। और सांस्कृतिक में जो है, आपका जो स्थापत्य है, आपको संगीत कला है, साहित्य कला है। तो ये सभी चीज़ों को अगर उसके अलावे हमारा सामाजिक स्थिति है, तो यह सभी चीज़ों को अगर हम लेंगे, तो इस काल में बहुत उन्नति हुई थी। जबकि अगर क्षेत्र के बारे में कहेंगे, तो मौर्य काल का 50 लाख वर्ग, 50 यहाँ पर हमने दे दिया, 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौर्य काल था। लेकिन उसके बाद जो गुप्त काल स्थापित हुआ, उसको हम 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ। भले ही 15 लाख वर्ग किलोमीटर कम है, लेकिन जो राष्ट्रवाद की नींव जो रखी गई थी, आपको विद्वान श्री चाणक्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त उसको प्रतिपादित किए थे। तो वह राष्ट्रवाद का जड़ जो रोपा गया, वह पल्लवित और पुष्पित हुआ है गुप्त काल में जाकर के। तो यह गुप्त काल जो है, वह समझिए कि चरमोत्कर्ष है, हर एक क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष है। राष्ट्रवाद का प्रखरता और दिव्यता तो आई ही है। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रवाद का सबसे चरमोत्कर्ष है जब पल्लवित और पुष्पित हो जाए, तो यहाँ पर और फल देने लायक हो जाए। तो यहाँ पर समझिए कि पल्लवित और पुष्पित, और या जो हुआ ही, और यह सुगंध है चारों ओर बिखरा। इस चारों ओर बिखरने का कारण है कि उसके राजा जो थे बहुत ही अच्छे थे,
और सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। जैसे समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिनको कहा ही जाता है, विक्रमादित्य मीन्स होता है स्वर्ग का सूर्य। कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, क्योंकि इस काल में कुमारगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुए हैं, इसलिए मैं आपको बतला दे रहा हूं। कुमारगुप्त प्रथम थे, अस्कंद गुप्त थे। तो ये सब उल्लेखनीय है, लेकिन हम सभी राजाओं के बारे में चर्चा करूंगा, उनके पुत्र और पत्नियों के बारे में चर्चा करूंगा। और मौर्य वंश के पतन के बाद जो राजनीति के एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय इसी वंश को जाता है। गुप्त काल जो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी के शुरुआत में हुआ, छठी शताब्दी तक चला है, मीन्स 240 से 550 ईस्वी तक यह प्रफुल्लित अवस्था में था। और यह जो है, यह सांस्कृतिक जो संचेतना का संचार सभी लोगों में किया, वह जो है वह था स्वर्ण युग कहलाया। इसकी भाषा भी संस्कृत थी, और संस्कृत में जो कार्य हुए हैं वह आपको देखने योग्य नहीं है, पठनीय भी है, संग्रहणीय है। इनकी सारी इस काल की जितने भी लेखक हुए, और वह कालिदास से लेकर के और विज्ञान के क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग हुए, तो ये सभी के सभी जो हैं सो विश्व के प्रथम पंक्ति में इनका नाम उद्धृत होता रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो था ही, खगोल जो आज विश्व में सबसे लेटेस्ट और सबसे कहिए कि अद्यतन जो है, आधुनिक कहिए, वह है स्पेस साइंस। उस समय में स्पेस साइंस में पूरे विश्व में कहीं कोई बात नहीं थी, मैथमेटिक्स में कहीं कोई बात नहीं थी। उस काल में हमारे यहीं पर जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, पाटलिपुत्रा की धरती खगोल के जस्ट हम बगल में है, और वह जो है वह आपको बता रहे हैं कि उस काल में आर्यभट्ट हुए, और आर्यभट्ट ने ज्योतिष, गणित, वैज्ञानिक क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारी चीजें दिया। उन्होंने पुस्तक दिया आर्यभट्टियम, और उसी से प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, अपने धुरी पर घूमती है, और इसी कारण ग्रहण लगता है। वारामिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। पाई का मान, ट्रिगोनोमेट्री, संख्या पद्धति, और दशमलव का जो सिस्टम है, डेसिमल का सिस्टम है, ये सारी सिस्टम इसी काल में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया, वारामिहिर के द्वारा किया गया। तो आप समझ सकते हैं, हम लोग जो आज स्पेस साइंस की बात करते हैं, उस स्पेस साइंस में हम लोग का पूरे विश्व को दिशा निर्देश दिए, पूरे विश्व को दशमलव से दशमलव का ज्ञान लोगों को कराए, पाई का मान दिए, ट्रिगोनोमेट्री की चीजों दिया, और संख्या पद्धति की बातें किया। और पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण ग्रहण लगता है। इन सारी बातों को विश्व के लोगों में कोई ज्ञात नहीं था, और उसको हम लोगों ने, समझिए कि स्पेस साइंस से लेकर के, खगोल विद्या से लेकर के, और आपको गणित तक का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। इसीलिए खगोल के जस्ट बगल में हम रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वह, इसीलिए उसका नाम खगोल रखा गया, जहां पर आर्यभट्ट रहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, केवल इसी क्षेत्रों में नहीं, हस्तायुर्वेद, हाथियों की चिकित्सा का शास्त्र पालकाप्य मुनि ने किया है, और अश्व शास्त्र का, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़ा के बारे में, घोड़ा के बीमारी के बारे में, घोड़ा के नस्ल के बारे में, घोड़ा से संबंधित जितने भी बीमारियां और उसको उपचार से संबंधित चीजें हैं, विश्व का प्रथम पुस्तक आपको शालिहोत्र संहिता कहलाता है। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हस्तायुर्वेद, हाथियों की चिकित्सा का शास्त्र पालकाप्य मुनि,
और अश्वशास्त्र का शालिहोत्र संहिता, यह जो है सो इसी काल में लिखा गया। वैसे हस्तायुर्वेद का जो यह जो पालकाप्य मुनि थे, यह अंग प्रदेश के रहने वाले थे और यह जो है सो इनका जो है उसमें काफी योगदान रहा है। अब हम आते हैं मेडिसिन के क्षेत्रों में। सुश्रुत ने ही त्वचा रोपण, प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल सबसे आधुनिक कहलाता है, और उस समय में प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने कर दिए थे। और उन्होंने मोतियाबिंद का उस समय ऑपरेशन जो है, शल्य क्रिया का विकास इन्होंने किया मोतियाबिंद। आप समझ सकते हैं कि जो आधुनिक काल में हो रहा है और उसके जनक समझिए कि शुरुआत करने वाले जो हैं यह सुश्रुत है। इसीलिए पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम चिकित्सक, शल्य चिकित्सक माना। अब हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्रों में। तो नालंदा महाविहार जो है, जो सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र है, और यह विश्व भर के छात्र आते थे। इवन आपको कंबोडिया, जावा, सुमात्रा से लेकर के आपको चीन, तिब्बत से लेकर के बर्मा, इस सभी क्षेत्रों से बच्चे आते थे। 2-2 साल बहुत सारे देशों से आने में लग जाता था। और यहाँ पर जो है इसके द्वारपाल जो होते थे 18 भाषा के जानकार होते थे। जब भाषा में, बोलचाल में वह पास कर जाते थे तभी गेट की एंट्री होती थी। मीन्स आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं और आप नामांकन की आगे की प्रक्रिया आपकी चालू हो सकती थी। तो यह जो आपका विश्वविद्यालय था, वह जो नालंदा महाविहार कहलाता था, यह आवासीय विश्वविद्यालय था। और यह जो है आपको बता दे कि यह विश्व का प्रथम आवासीय महाविहार, जिसको विश्वविद्यालय कहते थे, वह जो है यह स्थापित हुआ था, विश्व का प्रथम आवासीय। वैसे तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय 6वीं और 7वीं ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन यह जो था आवासीय नहीं था, तो वो भी हमारे देश में ही अवस्थित था। लेकिन यह जो था आवासीय था और यहाँ पर छात्र और शिक्षक जो है एक ही साथ रहते थे। मीन्स अलग अलग उन लोगों का छात्रावास था और उसमें रहते थे। मैं यह कहना चाहता हूँ, आज भले ही नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया गया, और आपको बता देते हैं 1193 में लगभग 1193 में लगभग बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा दिया और इसको तोड़ फोड़ दिया कि यह जो है, यह प्रकाश पुंज की जो प्रज्वलित कर रहा है, हमारा जो है हमारा जो क्षेत्र नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग अंधकार युग को स्थापित करना चाहते हैं, यह तो प्रकाश पुंज है। तो यह जो आपको बता देते हैं कि बख्तियार खिलजी के 1193 में खत्म करने की जो स्थिति है, मैं आपको एक डेटाबेस बताने जा रहा हूं कि आधुनिक काल में जो आप कहते हैं कि इंग्लैंड में बहुत अच्छी शिक्षा है, तो यूरोप के पूरे जो कंट्री है उसमें आधुनिक शिक्षा है या बढ़िया शिक्षा है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना जो है इटली में है, वह 1088 में आपको मीन्स 1088 में यह स्थापित हुआ था, विश्व का प्रथम यूनिवर्सिटी। आपको बता देते हैं इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिसकी इतनी चर्चाएं होती रहती है आजकल, तो वह 1096 से शुरुआत हुआ, 1167 ईस्वी में वह जो है बन के तैयार हुआ, पठन पाठन की शुरुआत हुई। और उसी समय जब ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई शुरू होती है, वो उसके जस्ट 26 साल का, 25-26 साल का लगभग अंतर है आपको, और नालंदा महाविहार की खात्मा हो जाती है। मीन्स बख्तियार खिलजी के द्वारा खत्म कर दी जाती है।
तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने आगे थे। इसकी अतुलनीय शब्द है और यह जो है गौरवान्वित करने का क्षण है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस काल में आपको जो पेंटिंग की बात करते हैं, मंदिर स्थापत्य की बात करते हैं, मंदिर वास्तुकला, मूर्ति कला, ये सब में भी काफ़ी हम आगे रहे हैं। और उसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ कि क्यों गुप्त काल इतना आगे रहा, क्यों स्वर्ण काल कहलाया। इन सब पर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अभी सभी गुप्त राजा के बच्चे और पत्नियां के बारे में बतलाना है हमको। तो एक दो बातें और भी बता देता है। अजंता गुफाएं इसका प्रमाण है। आप जो आज भी अवस्थित है, और यह जो है अजंता की गुफाएं में आज भी जो चित्रावलोकन आप करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। या जो है आपको बहुत बड़ी गौरवान्वित चीजें हैं। इसके बाद जो है गुप्त जो संवत जो है, गुप्त संवत की शुरुआत यहीं से होता है। और यह 319 से 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, गुप्त संवत। मैं आपको बता रहा हूं समुद्रगुप्त जो बहुत महान राजा थे, और वह बृहत्तर भारत का श्री गणेश किया था। और वही बृहत्तर भारत का श्री गणेश किए, जिसके कारण जो है चोल वंश के लोग और अन्य राजवंशों ने भी कई देशों में अपने सांस्कृतिक और आर्थिक उपनिवेश स्थापित किए। फाहियान ने तो यहाँ तक कहा है और इसके वर्णन किया है कि जावा में आपका कई हिंदू राजवंशों की चर्चा किया। तो इससे प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त जो थे वह बृहत्तर भारत का श्री गणेश की। अगर हम लोग अभी भी ध्यान दें तो काफी हमारे लोग वहां पर हैं, जावा, सुमात्रा से लेके बाली और अन्य कम से कम 150 द्वीप समूहों में हमारा सांस्कृतिक धरोहर, हमारा आर्थिक धरोहर वहां पर अवस्थित है, जो जिससे हम लोगों का अच्छा संबंध स्थापित किया जा सकता है। आइए इस इतनी बड़ी चीजों को स्थापित करने वाले जो राजा थे, वह राजा जिसने हमारे देश को गौरवान्वित किया, हम लोगों को एक दस्तावेज दिया, और उस दस्तावेज के कारण आज भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज रहा है। और लेकिन हम लोग उसकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। जिस संस्कृत ने पूरे विश्व में हमारा नाम स्थापित किया, जिस विद्वान ने संस्कृत के पुस्तकों के द्वारा विश्व में अपनी चीजों को आकर्षित करवाया, अपने गौरवान्वित चीजों को पूरे विश्व में एक नई धाराएं दी, उसको लोग अब विस्मृत कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह जो है एक जाति की यह धारा है। क्या आप समझ सकते हैं, क्या एक जाति की यह संस्कृत धाराएं हैं? क्या आपके पास, मैं यह कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं तो आधुनिक काल आ गया है और बड़े बड़े लोग आ गए हैं, बहुत सारी कंप्यूटर और मशीन आ गई है, क्या आप एक भी पुस्तक लिख सके हैं? क्या इतनी गौरवान्वित कालिदास और जैसे विद्वान पैदा कर सके हैं आप? तो आप क्यों झूठ मूठ के जो हमारी गौरवान्वित पल है, गौरवान्वित क्षण है, गौरवान्वित हमारी पुरातन जो संस्कृति है, उसको क्यों नष्ट करने पर लगे हुए हैं? और यह जो है, मैं एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ, एक कविता बोलना चाहता हूँ, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी गुप्त राजवंशों की जो स्थिति थी, और उसके जो पत्नी, पुत्र और पुत्रियां थी, उन लोगों के बारे में मैं एक समुचित और समचीन व्याख्या करने जा रहा हूं। श्री गुप्त जो थे
आपको लगभग 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक रहे। इनकी पत्नी का नाम रचना देवी है और इनके पुत्र घटोत्कच गुप्त हैं। घटोत्कच गुप्त इनके मरणोपरांत 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक रहे हैं और इनकी पत्नी जो है मधुमती है, क्षत्रिय कन्या है और यह जो है इनसे पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम जो हुए तीसरे राजा हुए और उनकी पत्नी कुमार देवी हुई जो लिच्छवी राजकन्या थी और यह जो है इनसे समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी है, इनसे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त वैसे इस काल में दो हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे कहा जाए तो हमारे प्राचीन भारत में तीन महान चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जिनको चंद्रगुप्त प्रथम कहा जा सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जा सकता है गुप्त काल के, और यह चंद्रगुप्त तृतीय कहा जा सकता है। लेकिन इससे कंफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन हम दोनों स्तर पर बता दिए हैं कि यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दिया है। समुद्रगुप्त जो है दत्ता देवी हैं और यह जो है समुद्रगुप्त तो इतना लिच्छवी जो आपका लिच्छवी का मतलब है जो प्रथम गणतंत्र देने वाला पूरे विश्व में है वह लिच्छवी है और वह वैशाली है और वह उसी क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं वह इतने प्रभावित हो गए और उनकी शक्ति आई है लिच्छवी के समर्थन से और वह इसीलिए अपने आप को बार बार कहते हैं, हर शब्द में कहते हैं, हर जगह बोलते हैं कि यह जो है लिच्छवी दौहित्र। समुद्रगुप्त अपना नाम में जरूर लगाते हैं लिच्छवी दौहित्र। तो यह जो है दौहित्र मीन्स होता है नाती। तो यह जो है आपको यह दत्ता देवी का बहुत बड़ा ये कुमार देवी का बहुत बड़ा यह रहा है, प्रताप रहा है, जिसके कारण यह समुद्रगुप्त आपको पूरे भारत में दक्षिण भारत तक यह जीतते गए और इतने जीतने वाले आपको विश्व में नहीं है। भले ही विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि यह नेपोलियन की तरह थे, लेकिन नेपोलियन और इनमें अंतर है कि वह यूरोपियन इतिहासकार हैं और वह उनको बोलने का हक है। यूरोप के लोगों को ज़्यादा एक्सैजरेट करने का उनकी मंशा रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो है आपको नेपोलियन जो है की दूरी और यह समुद्रगुप्त की दूरी जो क्षेत्र तक वह गए हैं उतनी दूरी यूरोप की तो पूरी नहीं होगी और यह इतनी दूरी तक है। यह इतने राजाओं को हराए जो वह जो है नेपोलियन नहीं कर सके। नेपोलियन जिंदगी में आपको निर्वासित भी रहे, आपको सेंट हेलेना में वह जो है आपको जेल में भी रहे और मार दिए भी गए, लेकिन यह जो है हर हमेशा जीतते गए और यह जो है अपना साम्राज्य पूरे साउथ तक फैला दिए थे। तो क्षेत्र की दृष्टि से आपको जीवन पर्यंत की दृष्टि से और सभी राजाओं की संख्या की दृष्टिकोण से नेपोलियन से ये बहुत बड़े थे। लेकिन विंसेंट स्मिथ कह चुके हैं तो यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का समय आएगा, कोई इतिहासकार इस तरह से पैदा होगा तो इस बात को ज्यादा उजागर करेगा। चलिए मैं आपको यह जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूँ। रामगुप्त जो है सो इनकी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं कहते हैं कि इनका काल नहीं रहा है या शासक नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में इनकी चर्चाएं चलती है, किया जाता है। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि यह क्षणिक मात्र शासक रहे और इनके कायरता के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं जिनको विक्रमादित्य कहते हैं वह जो है
उनके हाथ से ले करके उनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी यह शक शासक से यह बहुत अपमानजनक आपको यह संधि किए थे। मीन्स उन्होंने कहा था शक शासक कि आप अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी जो बहुत विश्व सुंदरी है, उसको मेरे पास भेज दीजिए। यह भेजने को तैयार हो गए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा, उनका छोटा भाई देखा कि भाभी को भेज रहे हैं भैया, तो वह जो है सो उनका कहा कि पकड़ लिया हाथ और कहा कि आप लोग या इसी में रहिए, और उनका सब ड्रेस पहन करके वह खुद आपको आगे बढ़ गया और उस तंबू में पहुंच गया जहां पर वह शक शासक था, और वहां जा करके उससे लड़ करके उसको मार दिए, और मार करके वह आते हैं और वह जो है सो आपको इनको भी मार देते हैं और ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर लेते हैं। तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य जो शौर्य का सूर्य कहलाते हैं। प्रथम पत्नी उनकी नाग राजकुमारी कुबेर नागा है, और दूसरी पत्नी जो है ध्रुव स्वामिनी जो है वह ध्रुव देवी कहलाती है, वो है। तो यह नाग राजकुमारी कुबेर नागा से पुत्री प्रभावती गुप्त हुई हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। इनके बारे में हमने कई वीडियो भी बनाया है, उस पर भी चर्चा किया है कि प्रभावती गुप्त भारतीय इतिहास में कौन-कौन है, तो 5-6 महिलाएं हैं और सभी काफ़ी अपने-अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा नाम कमाई है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी की 2 बेटे हुए। प्रथम पुत्र गोविंद गुप्त है, द्वितीय पुत्र है कुमार गुप्त, प्रथम है। यह बात आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं क्या बात थी कि इस वंश में जो प्रथम पुत्र हैं, उनको राजगद्दी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो क्षणिक मात्र से। तो रामगुप्त को भी क्षणिक मात्र से मिली। प्रथम पुत्र यहाँ जो है गोविंद गुप्त को भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुछ क्षणिक मात्र लिया है, माने 4 वर्ष तक लोग कहते हैं। लेकिन सही रूप में अगर कहेंगे तो यह तिरुभुक्ति के प्रांतीय शासक थे या छोटे भाई गुप्त शासक। ठीक उसी तरह से पुरुगुप्त जो थे वो भी क्षणिक मात्र रहे, और स्कंद गुप्त जो उनके छोटे भाई रहे वह जो है सो वह शासक बने। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस वंश में सबसे बड़ी बात है 3 बार की घटना है, और तीनों बार की घटना में यह देखा गया है कि प्रथम पुत्र नहीं द्वितीय पुत्र बन जाते हैं, और वह ज्यादा शक्तिमान, ज्यादा उनमें प्रखरता और प्रबलता रहती है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह ध्रुव स्वामिनी जो थे, क्या यह ध्रुव स्वामिनी जो थी वह उसके प्रथम पुत्र गोविंद गुप्त तिरुभुक्ति के, तिरुभुक्ति जिसको तिरहुत कहा जाता है, जो तिरहुत अभी हम लोग हैं मुजफ्फरपुर जिसको केंद्र है प्रमंडल का, तो वह पहले मुजफ्फरपुर को तिरुभुक्ति कहा जाता था, और तिरुभुक्ति के यह प्रांतीय शासक गोविंद गुप्त थे, और यह तो प्रधान शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। तो मैंने क्रमबद्धता में भी लिख दिया है कि कौन कौन नंबर हैं राजा का, उसका भी हमने कर दिया है, रेड से भी आपको अंकित कर दिया है, नंबर भी दे दिया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब जो है यह कुमार गुप्त के प्रथम पुत्र जो प्रथम पत्नी है अनंत देवी है, और अनंत देवी जो है के प्रथम पुत्र पुरुगुप्त प्रकाशदित्य है, और द्वितीय पत्नी जो है देवकी, उससे द्वितीय पुत्र स्कंद गुप्त, ये भी विक्रमादित्य, क्योंकि यह शक शासकों को हराए थे ये भी। तो जिस तरह से शक शासकों के हराने के बाद में शौर्य का सूर्य, शक शासक को हराने का शक भी जो होता है 100 से होता है, और यह शौर्य भी और सूर्य भी 100 से है। तो यह शौर्य का सूर्य मीन्स विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, और स्कंद गुप्त भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि शक शासक जो थे वो उनको हराए थे। इनकी पत्नी देवसेना थी। अब हम आते हैं पुरुगुप्त पर। पुरुगुप्त की 2 पत्नियां थी,
पद्मावती थी, पद्मावती गुप्त थी और चंद्र देवी थी। कहीं कहीं आपको चंद्रा देवी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों सही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर यह जो है चंद्र देवी के ही दो पुत्र होते हैं। कुमार गुप्त द्वितीय होते हैं और बुद्ध गुप्त होते हैं। दोनों चंद्र देवी के हैं, पद्मावती गुप्त के नहीं है। और बुद्ध गुप्त के बाद जो है यह नरसिंह गुप्त वालादित्य है। इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी, बहुत सारे इतिहासकार विभिन्न तरह की बात कहते हैं, लेकिन काफी प्रमाणिक है बुद्ध गुप्त के पुत्र नरसिंह गुप्त बालादित्य। कहीं बालादित्य लिखा हुआ है, कहीं नरसिंह गुप्त है, लेकिन आप नरसिंह गुप्त बालादित्य हैं जिनकी पत्नी श्री मित्र देव हैं, और बालादित्य के पुत्र जो है कुमार गुप्त तृतीय है। तो मैंने आपको बताया था कि कुमार गुप्त नाम के तीन है, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त तृतीय। मैं आपको एक चीज और बता दे, यही कुमार गुप्त जो है सो आपको यह नालंदा महाविहार की स्थापना यह करवाए थे, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में काफी किया हूँ, जो 1193 ईस्वी में लगभग बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म कर दिया, में जला डाला। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपका यहाँ एक आप देख रहे हैं, आपका एरण में है, मध्य प्रदेश में गुप्त बुद्ध गुप्त का स्तंभ है। बुद्ध गुप्त एक ऐसे राजा थे जिन्होंने काफी संख्या में आपको यह स्तंभ का निर्माण करवाए थे। यहाँ बुद्ध गुप्त हैं और यह स्तंभ निर्माण किए थे। आपको अगर एरण मध्य प्रदेश में बुद्ध गुप्त की स्तंभ है तो इसको आप लोग अशोक नहीं मारेंगे। यहाँ कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं इस पर चर्चा किया हूँ। इस पर आगे मैं और भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सभी राजाओं का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है और वकृतित्व है, उस पर हमने आपको एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और उस पर आप लोग देखिएगा कि यह बुद्ध गुप्त का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने यह जो है स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ है तो एरण जो है, एरण बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में है बुद्ध गुप्त स्तंभ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इतना जो है यह सभी हम राजाओं की पत्नियां और बेटे के बारे में हम विस्तार से आपको चर्चा कर दिया हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आखिर किन किन पुस्तकों को मैंने अध्ययन किया है। तो प्राचीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी हैं। प्राचीन भारत जो है वीडी महाजन साहब है। प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास एससी राय चौधरी है। प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर रति भानु सिंह है। भारतवर्ष का इतिहास प्रोफेसर रामदेव आचार्य सत्यकेतु विद्यालंकार। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हेमचंद राय चौधरी है। द गुप्त एम्पायर जो है राधा कुमुद मुखर्जी हैं। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया सुधाकर चट्टोपाध्याय हैं। गुप्त साम्राज्य का इतिहास वासुदेव उपाध्याय है। प्राचीन भारत और संस्कृति कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव है। प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापत हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉनसन है। और गूगल स्रोत तो बहुत बड़ा है। इसके अलावे भी बहुत सारी पुस्तकों को आद्योपांत पठनोपारांत मैंने इसको बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत हितकारी है। और यह जो है जो अभी बीपीएससी पीटी होने वाली है उसके लिए रामबाण है। जय हिंद, जय भारत,